स्वागत है। आज हम इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की एक बहुत ही ज़रूरी गाइडलाइन की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये उन परिवारों के लिए है जो आनुवांशिक विकारों मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर्स का मुश्किल सफ़र देख चुके हैं और अपने भविष्य को लेकर, अगली प्रेगनेंसी को लेकर चिंतित हैं। बिल्कुल। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये परेशानियां क्यों होती हैं, दोबारा होने का कितना डर होता है और सबसे अहम सवाल, क्या अगली प्रेगनेंसी में इन्हें रोका जा सकता है? हमारा मकसद सिर्फ मेडिकल जानकारी देना नहीं है, बल्कि उस जानकारी से जुड़ी चिंताओं और उम्मीदों को समझना है, ताकि परिवार सशक्त महसूस करें। बिल्कुल। और भारत में तो ये मामला और भी जरूरी हो जाता है ना? हाँ, ये तो है। जैसा कि इस गाइडलाइन में भी बताया गया है, हमारी बड़ी आबादी, जन्म दर और कुछ समुदायों में नजदीकी रिश्तों में शादी की प्रथा, इन सब वजहों से यहाँ जेनेटिक डिसऑर्डर्स का असर काफी गहरा है। तो ये कोई किताबी बात नहीं है, ये एक हकीकत है। सही बात है। तो चलिए शुरुआत एक बहुत बड़ी गलतफहमी से करते हैं। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर तभी होता है जब परिवार में किसी और को भी वो बीमारी हो। लेकिन ये गाइडलाइन साफ कहती है कि ये अधूरा सच है। ये एक बेहद जरूरी बात है। कई बार सबसे चौंकाने वाली बात यही होती है कि एक परिवार में पहली बार कोई जेनेटिक डिसऑर्डर वाला बच्चा जन्म लेता है, जबकि दूर दूर तक किसी को ऐसी कोई समस्या नहीं होती। मतलब हर प्रेगनेंसी में इसका एक खतरा होता है? हाँ, हर प्रेगनेंसी में। इसीलिए गाइडलाइन कुछ रेड फ्लैग्स पर ध्यान दिलाती है। रेड फ्लैग्स मतलब कुछ ऐसे खतरे के संकेत जिन पर परिवारों को खास ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। जैसे कि अगर माँ की उम्र 35 साल से ज्यादा है, ओके। या पहले बार बार गर्भपात हुआ हो जिसका कोई साफ कारण न मिला हो, या फिर जन्म के ठीक बाद या गर्भ में ही बच्चे की मौत हो गई हो और डॉक्टर्स उसका कारण न समझा पाए हो, या बच्चे के विकास में देरी हो रही हो। अच्छा। अगर इनमें से कोई भी संकेत है तो अगली प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले एक जेनेटिक एक्सपर्ट से मिलना बहुत जरूरी हो जाता है। ये तो बहुत अहम जानकारी है। अच्छा, तो अब उस मूल सवाल पर आते हैं, आखिर ये जेनेटिक गड़बड़ी होती कैसे है? इसे जरा आसान भाषा में समझते हैं। जरूर। इसे एक बड़ी लाइब्रेरी की तरह समझिए। लाइब्रेरी, ठीक है। हमारे शरीर की हर कोशिका एक लाइब्रेरी है और उसके अंदर 46 किताबें हैं, 23 जोड़ों में रखी हुई। इन किताबों को हम क्रोमोसोम कहते हैं और हर किताब में हजारों वाक्य लिखे हैं जो हमारे शरीर को बताते हैं कि उसे क्या करना है। ये वाक्य ही हमारे जीन हैं। अच्छा। तो जेनेटिक डिसऑर्डर तब होता है जब या तो कोई किताब यानी क्रोमोसोम कम या ज्यादा हो, या किसी किताब का पन्ना फट गया हो, या फिर किसी वाक्य यानी जीन में कोई स्पेलिंग की गलती हो जाए। वाह, ये लाइब्रेरी वाला उदाहरण तो कमाल का है। मतलब गड़बड़ी किताब के लेवल पर भी हो सकती है और सिर्फ एक वाक्य के लेवल पर भी। बिल्कुल। और शायद इसी बात पे निर्भर करता है कि अगली प्रेगनेंसी में इसके दोबारा होने का खतरा कितना होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। गड़बड़ी का प्रकार ही खतरे का स्तर तय करता है। जैसे पहला प्रकार है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसमें पूरी की पूरी किताब यानी क्रोमोसोम में गड़बड़ी होती है। इसका सबसे आम उदाहरण डाउन सिंड्रोम है ना? बिल्कुल, डाउन सिंड्रोम। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, 95% मामलों में डाउन सिंड्रोम एक रैंडम एक्सीडेंट की तरह होता है। रैंडम एक्सीडेंट? हाँ, बच्चे में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, लेकिन माता पिता के क्रोमोसोम बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। ऐसे में अगली प्रेगनेंसी में इसके दोबारा होने का खतरा सिर्फ 1% होता है। सिर्फ 1%? जी, लेकिन कुछ मामलों में एक पेच होता है। अगर माता पिता में से किसी एक में बैलेंस ट्रांसलोकेशन नाम की स्थिति हो। बैलेंस ट्रांसलोकेशन? ये क्या होता है? इसका मतलब है कि माता या पिता के क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल की अदला बदली तो हुई है, लेकिन कुल मटेरियल न कम है न ज्यादा। वो खुद बिल्कुल स्वस्थ है, तो उन्हें पता भी नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। लेकिन जब वो अपने जीन बच्चे को देते हैं तब गड़बड़ी हो सकती है। और अगर ऐसी स्थिति है तो खतरा 1% से बढ़कर सीधा 30% तक पहुंच सकता है। अरे वाह, 1% से सीधा 30%! ये तो बहुत बड़ा अंतर है। मतलब सिर्फ बच्चे की जांच काफी नहीं है, कुछ मामलों में माता पिता की अपनी जेनेटिक जांच कराना असल में गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल सही। यही इस गाइडलाइन का सार है। सही। और पूरी जानकारी। अब दूसरे प्रकार पर आते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। यहाँ क्रोमोसोम यानी किताबें तो ठीक हैं, पर उनके अंदर के वाक्यों मतलब जीन में गड़बड़ी है। और इसका एक आम उदाहरण है थैलेसीमिया। हाँ, थैलेसीमिया। इसमें हर प्रेगनेंसी में बीमारी होने का खतरा 25% यानी 1/4 होता है। अच्छा? ऐसा तब होता है जब माता पिता दोनों उस बीमारी के कैरियर होते हैं। कैरियर मतलब उनमें खुद बीमारी के लक्षण नहीं होते? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पूरी तरह स्वस्थ लगते हैं, लेकिन उनके पास उस जीन की एक खराब कॉपी होती है। तो किसी को पता कैसे चलेगा कि वो कैरियर है? ये बहुत अच्छा सवाल है।
ज्यादातर लोगों को तब तक पता नहीं चलता जब तक उनके घर में एक प्रभावित बच्चा पैदा ना हो जाए। हालांकि अब जागरूकता बढ़ रही है। समझ गई। अब तीसरे प्रकार पर आते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। हाँ, इसका नियम काफी सीधा है। डोमिनेंट का मतलब है हावी होना। अगर जीन की 2 कॉपी में से एक भी खराब है तो बीमारी हो जाएगी। अच्छा। इसका एक उदाहरण है एकॉन्ड्रोप्लेशिया, जिसमें व्यक्ति का कद छोटा रह जाता है। अगर माता पिता में से कोई एक भी इससे प्रभावित है तो हर बच्चे में इसके होने का खतरा सीधा 50% होता है। 50%? ये तो हर प्रेगनेंसी में एक सिक्के को उछालने जैसा है। मैं सोच सकती हूँ कि ये जानना किसी भी परिवार के लिए कितना मुश्किल फैसला होता होगा। आप सही कह रही हैं। हर आंकड़े के पीछे एक परिवार की कहानी होती है। चलिए अब चौथे प्रकार की बात करते हैं, जो एक्स क्रोमोसोम से जुड़ा है। एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। हाँ, इसका एक उदाहरण है ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी डीएमडी, जो मांसपेशियों की एक गंभीर बीमारी है। और ये ज्यादातर सिर्फ लड़कों को ही क्यों होती है? क्योंकि लड़कों में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, XY, जबकि लड़कियों में 2 होते हैं, XX। अच्छा, उनके पास एक बैकअप होता है। बिल्कुल, लड़कों के पास कोई बैकअप नहीं होता। इसीलिए अगर माँ इस बीमारी की कैरियर है तो हर लड़के के जन्म पर 50% खतरा होता है कि उसे ये बीमारी होगी। और आखिरी प्रकार? आखिरी है मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये कई कारणों से मिलकर होते हैं, कुछ जेनेटिक और कुछ पर्यावरण के, जैसे कटे होंठ या स्पाइन में होने वाले डिफेक्ट्स। तो इनमें खतरा कम होता होगा? हाँ, तुलनात्मक रूप से काफी कम, सिर्फ 5% से भी कम। ठीक है, तो हमने खतरे के अलग अलग स्तरों को समझ लिया। यहाँ से बात उम्मीद की तरफ जाती है। गाइडलाइन कहती है कि ज्यादातर मामलों में इसे रोका जा सकता है। तो अगर किसी परिवार को पता है कि खतरा है तो उनके पास क्या रास्ते हैं? देखिए, रोकथाम का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है प्रभावित बच्चे में बीमारी का पक्का पता लगाना। एक कंफर्म्ड डायग्नोसिस। हाँ, एक कंफर्म डायग्नोसिस। जब हमें वो खास गड़बड़ी पता चल जाती है तभी हम अगली प्रेगनेंसी में उसे ढूंढ सकते हैं। इसके बाद अगली प्रेगनेंसी में जन्म से पहले ही बच्चे की जांच की जा सकती है। प्रीनेटल डायग्नोसिस। जी, प्रीनेटल डायग्नोसिस। तो ये जन्म से पहले जांच होती कैसे है? इसके कई तरीके हैं। कुछ बड़े शारीरिक दोष तो एक अच्छे हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड से ही दिख जाते हैं, लेकिन जीन या क्रोमोसोम के लेवल की गड़बड़ियों के लिए हमें गर्भ में पल रहे बच्चे का सैंपल लेना पड़ता है। सैंपल? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सारे टेस्ट भारत में कानूनी तौर पर गर्भावस्था के 20 हफ्तों से पहले पूरे हो जाएं, ताकि अगर कोई गंभीर और लाइलाज बीमारी का पता चले तो परिवार के पास गर्भपात का विकल्प मौजूद हो। बिल्कुल। गर्भ से सैंपल लेना, ये सुनने में थोड़ा तनावपूर्ण लगता है। ये कैसे किया जाता है और ये कितना सुरक्षित है? आपकी ये चिंता स्वाभाविक है, लेकिन ये प्रक्रिया अब काफी उन्नत हो चुकी है। इसके 2 मुख्य तरीके हैं। पहला है कोरियोनिक विलिस सैंपलिंग यानी CVS। CVS? ये प्रेगनेंसी में काफी जल्दी 10 से 12 हफ्तों के बीच किया जाता है। इसमें अल्ट्रासाउंड की निगरानी में मां के पेट के जरिए एक बहुत पतली सुई से गर्भनाल यानी प्लेसेंटा का एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है। और दूसरा तरीका? वो शायद थोड़ा बाद में होता होगा। हाँ, दूसरा है एमनियोसेंटेसिस, जो 16 से 20 हफ्तों के बीच होता है। एमनियोसेंटेसिस? इसमें बच्चे के चारों ओर जो पानी होता है, जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, उसका थोड़ा सा सैंपल लिया जाता है। इस पानी में बच्चे की कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनकी जांच की जाती है। ये सुनने में काफी तनावपूर्ण प्रक्रिया लगती है। परिवारों के लिए बहुत मुश्किल समय होता होगा, है ना, नतीजों का इंतजार करना? बिल्कुल, ये परिवारों के लिए बेहद मुश्किल समय होता है। फैसला लेने से लेकर टेस्ट होने और फिर रिपोर्ट आने तक का हर पल चिंता में गुजरता है। यहीं पर जेनेटिक काउंसलर्स की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। वो इन परिवारों को पूरी प्रक्रिया समझाते हैं, उनके डर को सुनते हैं और उन्हें भावनात्मक सहारा देते हैं। और इनकी सुरक्षा और सटीकता के बारे में गाइडलाइन क्या कहती है? इन पर भरोसा किया जा सकता है? जब ये किसी अनुभवी एक्सपर्ट द्वारा किए जाते हैं तो ये काफी सुरक्षित माने जाते हैं। गर्भपात का खतरा बहुत ही मामूली होता है। कितना? गाइडलाइन के अनुसार CVS में लगभग 0.3% और एमनियोसेंटेसिस में 0.1%, मतलब 1000 में से 1 या 3 केस में। और जहां तक सटीकता की बात है तो ये टेस्ट 98 से 99% तक भरोसेमंद होते हैं। चलिए, अब इसे और बेहतर समझने के लिए गाइडलाइन में दिए गए कुछ असल उदाहरणों की बात करते हैं। जैसे, अगर किसी का पहला बच्चा डाउन सिंड्रोम से प्रभावित है तो अगली प्रेगनेंसी में क्या किया जाएगा? जैसा हमने बात की, ज्यादातर मामलों में खतरा सिर्फ 1% है, लेकिन तसल्ली के लिए गर्भावस्था में CVS या एमनियोसेंटेसिस से बच्चे के क्रोमोसोम की जांच की जा सकती है।
आजकल एक ब्लड टेस्ट भी तो होता है, NIPT। हाँ, NIPT। ये एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट है जिसमें सिर्फ माँ का खून लेकर बच्चे के DNA की स्क्रीनिंग की जाती है। ये एक बहुत अच्छी स्क्रीनिंग है, लेकिन गाइडलाइंस साफ कहती हैं कि अगर इस ब्लड टेस्ट का नतीजे पॉजिटिव आए तो उसे 100% कंफर्म करने के लिए CVS या एमनियोसेंटेसिस कराना ही पड़ेगा। अच्छा, तो वो फाइनल टेस्ट नहीं है। और थैलेसीमिया के मामले में क्या प्रक्रिया है? थैलेसीमिया में 25% का खतरा होता है। इसे रोकने के लिए 10 या 12 हफ्तों पर CVS करके बच्चे के DNA की जांच की जा सकती है। पर इसके लिए एक बहुत जरूरी शर्त है। क्या? कि माता-पिता या पहले से प्रभावित बच्चे में कौन सा खास जेनेटिक डिफेक्ट है, ये पहले से पता होना चाहिए। मतलब अगली प्रेगनेंसी से पहले ये होमवर्क पूरा होना चाहिए, ताकि लैब को पता हो कि उन्हें बच्चे के DNA में क्या ढूंढना है। बिल्कुल। गाइडलाइन में ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी DMD का भी उदाहरण है। उस मामले में क्या हुआ? हाँ, वो एक X-लिंक्ड बीमारी का केस था। प्रक्रिया बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है। पहला कदम, प्रभावित लड़के का DNA टेस्ट करके उस खास जेनेटिक गड़बड़ी का पता लगाया गया। दूसरा कदम, फिर माँ का टेस्ट करके ये देखा गया कि क्या वो उस गड़बड़ी की कैरियर हैं। जब ये कंफर्म हो गया, तब अगली प्रेगनेंसी में CVS के जरिए गर्भ में पल रहे लड़के की जांच की गई। और आखिर में उस बच्ची का उदाहरण है जिसे स्पाइनल डिफेक्ट था। यहाँ रोकथाम का तरीका तो बिल्कुल अलग होगा ना? हाँ, और ये जानकारी हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। इसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं। यहाँ रोकथाम का तरीका जीन की जांच नहीं, बल्कि एक विटामिन है। विटामिन? जी, फोलिक एसिड। गाइडलाइन के अनुसार अगर माँ प्रेगनेंसी प्लान करने से 2 महीने पहले से लेकर प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों तक रोज 5 मिलीग्राम फोलिक एसिड की गोली लेती है, तो इस बीमारी का खतरा 70% तक कम हो सकता है। 70% की कमी सिर्फ एक विटामिन सप्लीमेंट से? ये तो जबरदस्त है। ये जानकारी तो हर उस इंसान तक पहुंचनी चाहिए जो परिवार शुरू करने की सोच रहा है। बिल्कुल, और अगर प्रेगनेंसी हो चुकी है तब भी पता लगाया जा सकता है। कैसे? लगभग 18-20 हफ्तों पर होने वाले डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड, जिसे एनोमली स्कैन कहते हैं, और माँ के खून की जांच से। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स सिर्फ फैमिली हिस्ट्री तक सीमित नहीं है। हर बीमारी का गणित अलग है। और सबसे बड़ी, सबसे उम्मीद भरे बात यह है कि आज विज्ञान ने हमें ऐसे साधन दिए हैं जिनसे जन्म से पहले जांच संभव है। ये टेस्ट सटीक है, काफी हद तक सुरक्षित है और ये परिवारों को अंधेरे में नहीं रखते, बल्कि उन्हें विकल्प देते हैं। बिल्कुल। इस गाइडलाइन का सबसे अहम संदेश निराशा में ही बल्कि उम्मीद है। संदेश यह है कि सही समय पर जेनेटिक एक्सपर्ट से सलाह ली जाए, सही डायग्नोसिस करवाया जाए और अपने पास मौजूद सभी विकल्पों को अच्छी तरह समझा जाए। ज्यादातर स्थितियों में इन सब की मदद से एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने की पूरी संभावना होती है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं, ये गाइडलाइन मुख्य रूप से उन परिवारों पर केंद्रित है जिनके यहाँ पहले से एक प्रभावित बच्चा है। लेकिन इसमें यह भी इशारा है कि कुछ आम बीमारियों की स्क्रीनिंग उन लोगों में भी संभव है जिनमें कोई खतरे का संकेत नहीं है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, जैसे जैसे जेनेटिक टेस्टिंग और आसान और सस्ती होती जाएगी, क्या भविष्य में ऐसा होगा कि हर गर्भधारण के लिए रूटीन जेनेटिक स्क्रीनिंग एक आम बात बन जाएगी? और अगर ऐसा होता है तो एक समाज के तौर पर हमें किन नई नैतिक और सामाजिक चुनौतियों और सवालों के लिए तैयार रहना होगा?